Assalamu alaikum. I am Adnan Shoaib, faculty member at ComSci Institute of Information Technology, and today is our lecture number 17 regarding the course Cost Accounting MGT 231. So in the previous lecture, what we have studied is we have studied all together what is the overall you can say the cost required with the डायरेक्ट कॉस्ट वेरिएंस एंड मटेरियल कंट्रोल कि डायरेक्ट कॉस्ट वेरिएंस कौन से होते हैं और मटेरियल कंट्रोल्स कौन से होते हैं. दैट वी आर गोइंग टू सी कि कंट्रोल्स किस तरह हम लोगों ने देख रहे हैं और किस तरह से हमने परफॉर्म करना है. तो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द डायरेक्ट कॉस्ट वेरिएंस एंड मैनेजमेंट कंट्रोल. लास्ट टाइम हमने क्या देखा था कि डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंसेस कैसे इसमें इनकॉर्पोरेट करने होते हैं और डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंसेस में क्या होते हैं, जिसमें हमने एक नई चीज देखी जिसमें हमने कहा था स्टैंडर्ड प्राइस कहा था और हमने कहा था एक्चुअल क्वांटिटी, जिसके अंदर एक था एक्चुअल क्वांटिटी थी और एक थी बजटेड क्वांटिटी, और सेम इज द केस कि एक स्टैंडर्ड प्राइस थी और एक थी एक्चुअल प्राइस. द डिफरेंस अमंग देम विल बी नोन एज प्राइस वेरिएंस एंड देन इज नोन एज क्वांटिटी वेरिएंस. थोड़ा सा मैं रिवीजन करूंगा बीच में पिछले लेक्चर की भी, ताकि हमारे पास पूरा आइडिया हो जाए कि हमने किस तरह कैसे कहां से मूव करना है. सो वी आर गोइंग टू सी कि हमने ये किस किस तरह से आगे लेके फर्दर जाना है. ठीक है ना. सो अगेन वी आर स्टार्टिंग विद द सेम कि यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट वहीं से करना है कि यहाँ से कि भाई चैप्टर नंबर 7 कंटिन्यूड है, उसी के आगे हम लोग जा रहे हैं. रीडिंग्स डेफिनेटली फिर सेम रहेंगी. दैट इज चैप्टर नंबर 10 कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजरियल एम्फेसिस, उसमें भी देख सकते हैं. और चैप्टर नंबर 7 इज ऑल्सो देयर, यानी दोनों को हमने देखना है, यानी 7 एंड 5 दोनों बोथ चैप्टर्स आर बीइंग रिक्वायर्ड. यानी यहाँ पे आप चैप्टर 10 भी मैंने लिखा हुआ है और साथ ही मैंने यहाँ लिखा हुआ है दैट इज चैप्टर नंबर 7. यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूँ. हियर इट इज Here it is. Yeah, if I could, if I write for that thing, तो यहाँ पे मैं कहूँगा chapter number 5 of this book is also chapter number 7 is also being and chapter number 8 is also being there. यानी दोनों चैप्टर हमने इसमें साथ साथ देखने. एंड अगेन द सेम चैप्टर फ्रॉम द मैनेजरियल अकाउंटिंग, मैनेजरियल एम्फेसिस 12th edition and 14th edition. Both are the very good book and very nice books. You can easily see them कि हाँ जी ये किस तरह वर्क कर रही, किस तरह परफॉर्म कर रही थी और किस तरह से ये आगे फर्दर चल रही थी. So that means direct cost variances and management control that we are going to complete today, and we are going to see कि हम लोग ये कैसे हम लोग पूरा complete कर सकते हैं and how we are going to accomplish with all these items and all these situations कि हम लोग इसे कैसे पूरा और किस तरह से हम कंप्लीट कर सकते हैं. तो स्टार्टिंग विद द टॉपिक हम साथ साथ स्टार्ट करते हैं ताकि हमें पता लगे कि हम किस तरह हम आगे फर्दर मूव करेंगे. तो अब लास्ट टाइम तो हमने देखा था कि डायरेक्ट मटेरियल के वेरिएंसेस कैसे थे, जिसमें हमने एक निकाली थी प्राइस वेरिएंस और एक था क्वांटिटी वेरिएंस. जब हमने प्राइस वेरिएंस की बात की थी तो हमने दोनों साइड पे एक्चुअल क्वांटिटी रखी थी. सिर्फ प्राइस क्या करी थी, एक दफा एक्चुअल प्राइस की थी और एक दफा स्टैंडर्ड प्राइस की थी. और जो डिफरेंस था दैट वी हैव आइडेंटिफाइड और उसी को हमने कहा था दैट इज नोन एज योर क्वांटिटी प्राइस वेरिएंस. और क्वांटिटी वेरिएंस हमने क्या था, दोनों केसेस में स्टैंडर्ड प्राइस रखी थी, सिर्फ क्वांटिटी चेंज की थी. एक में एक्चुअल क्वांटिटी कर दी थी और एक में स्टैंडर्ड यानी बजटेड क्वांटिटी कर दी थी. तो उसकी वजह से हमारे पास क्या चीज आ गई थी, दैट इज आर ओवरऑल क्वांटिटी वेरिएंस. तो मूविंग फर्दर आज कुछ और देखते हैं. थोड़ा सा पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव देख लें कि आज के लिए हमने क्या क्या कवर करना है. लर्निंग ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं. एक्सप्लेन हाउ डायरेक्ट मटेरियल स्टैंडर्ड्स एंड डायरेक्ट लेबर स्टैंडर्ड्स आर सेट, यानी कि डायरेक्ट मटेरियल के स्टैंडर्ड्स कैसे सेट किए जाते हैं, डायरेक्ट लेबर के स्टैंडर्ड्स कैसे सेट किए जाते हैं. ठीक है ना. कंप्यूट द डायरेक्ट मटेरियल प्राइस एंड क्वांटिटी वेरिएंस एंड एक्सप्लेन देयर सिग्निफिकेंस. मटेरियल की स्टैंडर्ड प्राइस और क्वांटिटी वेरिएंस स्टैंडर्ड भी सेट हो गए थे. डायरेक्ट मटेरियल प्राइस एंड क्वांटिटी वेरिएंसेस भी आइडेंटिफाई कर लिए थे. क्वांटिटी वेरिएंस को क्या कहते थे हम, क्वांटिटी वेरी सेपरेट, प्राइस वेरिएंस इज डिफरेंट. कंप्यूट डायरेक्ट लेबर रेट एंड एफिशिएंसी वेरिएंसेस एंड एक्सप्लेन देयर वेरिएंस सिग्निफिकेंस. हमने आज क्या करना है, हमने डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस निकालना है और एफिशिएंसी वेरिएंस की तरफ निकलना है, बिकॉज दिस इज द पॉइंट वेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर थिंग्स. ठीक है. देन कंप्यूट वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड स्पेंडिंग एंड एफिशिएंसी वेरिएंस, क्योंकि वहां पे भी दो वेरिएंसेस एग्जिस्ट करते हैं. वन इज नोन एज स्पेंडिंग वेरिएंस एंड अदर वन इज नोन एज एफिशिएंसी वेरिएंस. वो हमने यहाँ पे आज देखते जाना. अंडरस्टैंड हाउ द बैलेंस स्कोर कार्ड फिट्स टुगेदर एंड हाउ इट सपोर्ट्स द कंपनी स्ट्रेटेजी, कि बैलेंस स्कोर कार्ड किस तरह फिट होता है और वो कंपनी की स्ट्रेटेजी में किस तरह और कैसे वर्क आता है और किस तरह करामत साबित होता है. ठीक है. कंप्यूट डिलीवरी साइकिल टाइम, हमने डिलीवरी साइकिल टाइम साथ देखना है. एंड थ्रूपुट टाइम क्या होता है वो भी हमने इसमें देखना है. एंड मैन्युफैक्चर साइकिल एफिशिएंसी, एमसीई को भी देखना है, यानी जिसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी, यानी दीज आर नोन एज मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी. प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड वेरिएंसेस, और साथ हमने जर्नल एंट्रीज भी देखनी है कि इनको रिकॉर्ड करने के लिए कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज रिक्वायर्ड है और कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज होनी चाहिए. सो स्टार्टिंग विद द टॉपिक लेबर वेरिएंस एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं. लेबर वेरिएंस को भी हम एक एग्जांपल के थ्रू ही समझाएंगे तो ज्यादा बेहतर है कि किस तरह से हम लोगों ने लेबर की एफिशिएंसी निकालनी है.
ग्लेशियर पीक आउटफिटर, जो पिछली एग्जांपल थी पिछले लेक्चर की, वही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हैज द फॉलोइंग डायरेक्ट लेबर स्टैंडर्ड्स फॉर द माउंटेन पार्क का 1.2 स्टैंडर्ड लेबर आर, यानी अब क्या है, यानी 1.2 स्टैंडर्ड आवर्स पर पार्क का एट $10 पर आवर, यानी किस पे एट $10 पर आवर पे आ रहा है। लास्ट मंथ एम्प्लॉय एक्चुअली वर्क 2500 एट द टोटल लेबर कॉस्ट ऑफ 26,250 फॉर टू मेक 2000 पार्क का। अब यहाँ पे क्या है जी, कितने पार्क का, 2000 पार्क का के लिए 2500 आवर्स लगे थे और 26,250 जो है वो से ऑलरेडी हम लोगों ने पे किए थे, दीज आर ऑन द डॉलर्स। तो एक्चुअल आवर्स कैसे हैं, 2500 आवर्स से, 2500 आवर्स से तो हमने कहा जी इसे $10.5 पर आवर था, तो यहाँ पे हमने निकाल ली जी दैट इज 2600 दिस मच, यानी ये हमारे पास ओवरऑल पेमेंट की थी। स्टैंडर्ड कितना है, अब यहाँ पे बैक स्लाइड में देखें तो स्टैंडर्ड कितना आ रहा था हमारे पास, दैट इज $10 पर आवर, यानी कितना था $10 पर आवर। तो एक्चुअल कितना पे किया गया था वो था 10.50। कैसे निकला 10.50, यानी 2500 डिवाइड 250 हमारे पास टोटल कॉस्ट थी, डिवाइड बाय ओवरऑल 2500, तो हमारे पास आ जाएगी 10.50। तो ये हमने पे की थी। और स्टैंडर्ड कितना था हमारे पास, दिस इज। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे हमारे पास आया एक्चुअल आर एक्चुअल रेट, यानी एक्चुअल आर है और एक्चुअल रेट है हमारे पास, यानी जो ऑलरेडी हमारे पास सेटल्ड है। क्या है ये हमारे पास ऑलरेडी सेटल्ड है। और एक्चुअल आर एंड स्टैंडर्ड रेट, अब यहाँ पे सिर्फ वेरी कौन सी चीज की गई है, एक्चुअल आर्स दोनों के सेम है, बोथ आर सेम, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल आर्स थे और यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट हो गए। और यहाँ पे हमने क्या किया है जी, स्टैंडर्ड आर्स कर दिए हैं और स्टैंडर्ड रेट कर दिए। क्या कर दिया हमने, स्टैंडर्ड आर और स्टैंडर्ड रेट कर दिए। अब याद रखिएगा यहाँ पे एक्चुअल आर एक्चुअल रेट, जिस तरह एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस थी और एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस थी, तो उसका हम लोगों ने प्राइस वेरियंस था, सेम इज द केस विद द रेट वेरियंस। यहाँ पे भी रेट वेरियंस उसी तरह निकलेगा। तो रेट वेरियंस किस तरह आ रहा है, 1250 अनफेवरेबल आ रहा है। क्या आ रहा है वो यहाँ पे अनफेवरेबल आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे अगर मैं कहूंगा यहाँ पे एक्चुअल्स माइनस स्टैंडर्ड्स को करूंगा, तो यानी दैट मींस एक्चुअल प्राइस रेट और स्टैंडर्ड रेट की चीजों को माइनस करूंगा तो वो क्या होगा, नेगेटिव में आ रहा है, दैट मींस अनफेवरेबल आ रहा है। यानी हमारे पास एक्चुअल में ज्यादा खर्चा हुआ है, स्टैंडर्ड में कम लिखा हुआ था। क्या था हमारे पास, स्टैंडर्ड में कम लिखा हुआ था। तो जब हम आगे फर्दर चलते हैं तो एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट आता है, तो स्टैंडर्ड आर इनटू स्टैंडर्ड रेट भी आ रहा है। तो दैट मींस 2500 आवर्स यहाँ पे हैं, $10 पर आवर आ रहा है, तो 2400 आ रहा है, 2400 आवर इनटू $10 पर आर है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 25,000 और 24,000। तो एक्चुअल आर स्टैंडर्ड आर दोनों आ गए, तो स्टैंडर्ड रेट दोनों के सेम आ रहे हैं। एक्चुअल और स्टैंडर्ड आर का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, दैट इज एफिशिएंसी वेरिएंस। क्या आ रहा है, ये एफिशिएंसी वेरिएबल। स्टिल अनफेवरेबल, क्यों अनफेवरेबल आ रहा है, बिकॉज एक्चुअल आर्स कितने लगे हैं, 2500, लिखे कितने थे, 2400। तो इसका मतलब है एक्चुअल आर्स ज्यादा खर्चा कर गए हैं और स्टैंडर्ड आर्स जो थे वो कम थे। तो इसका मतलब है हमारी एफिशिएंसी कम है, हमने एक आर एडिशनल लगा दिए। क्या कर दिया हमने, एक आर एडिशनल 100 आर सॉरी एडिशनल लगा दिए। तो 100 आवर्स जब आपने एडिशन लगा दी, दैट मींस यू आर बिट इनएफिशिएंट, दैट शोज द अनफेवरेबिलिटी। क्या शो करता है ये, अनफेवरेबिलिटी शो करता है कि व्हेन द थिंग्स आर बीइंग अनफेवरेबल, क्या है, थिंग्स अनफेवरेबल हैं, उनमें फेवरेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही। सो दैट इज व्हाट वी कैन से कि दैट इज योर लेबर वेरिएंस। द वेरिएंस एग्जिस्ट ऑन बोथ साइड्स, रेट वेरिएंस एंड एफिशिएंसी वेरिएंस। दो तरह के वेरिएंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट वन इज नोन एज रेट वेरिएंस एंड अदर वन इज नोन एज एफिशिएंसी वेरिएंस। अब यहाँ पे कैसे है जी, आपने 2000 था ना, अब यहाँ पे मैं अगर बैक स्लाइड पे जाऊं तो यहाँ पे गौर से देखें तो हमारे पास क्या है जी, वो कहता है 1.2 स्टैंडर्ड आर चाहिए। कितने चाहिए, 1.2 स्टैंडर्ड आर चाहिए। तो स्टैंडर्ड आर कैसे निकले होंगे, स्टैंडर्ड आर 1.2 है तो कितने बनाने थे, 2000 बनाने थे ना। तो जाहिर बात है आप उसी के हिसाब से आप फर्दर कैलकुलेट कर लेंगे कि कितने कितने होने चाहिए। तो दैट डेफिनेटली द आंसर वुड बी 2400 आवर्स। क्या आएगा यहाँ पे, 2400 आवर्स चाहिए फॉर मेकिंग 2000 पार्क कार्स। क्या बनाने हमने, 2000 पार्क कार्स बनाने। तो वी आर गोइंग टू सी कि ये 2000 पार्क कार्स कैसे बन रहे हैं और किस तरह से ये परफॉर्म हो रहे हैं। लेबर वेरिएंस अब ये देखिए यहाँ पे किस तरह निकाला है, 26250 डिवाइड बाय 2500। तो यहाँ पे 10.50 जो ऑलरेडी हमने अभी कैलकुलेट किया था कि किस तरह से ये आइडेंटिफाई हुआ है। देन फर्दर अब यहाँ पे देखें 1.2 आवर्स इंटू 2000, यहाँ पे 1.2 आवर्स आ रहा है इंटू 2000 आ रहा है, दैट मीन्स पार्का इज देयर, दैट इज 24 जिसे कहते हैं हम 2400 आवर्स, यानी ये 2400 आ रहा है। और फर्दर जब इसे मल्टीप्लाई हुए तो दैट वी हैव आंसर ऑफ दिस मच। और इन दोनों में डिफरेंस, यानी याद रखिएगा ये वाली साइड जो है वो माइनस होके जो आएगा आंसर, दैट इज नोन एज योर 1000 अनफेवरेबल, यानी 1000 इज अनफेवरेबल। और किस बेस पे अनफेवरेबल, बिकॉज एक्चुअल आवर्स वाली साइड पे ज्यादा है, स्टैंडर्ड आर वाली साइड पे
कम है, यानी एक्चुअल आवर्स आर हायर, स्टैंडर्ड आवर्स आर बिट लोअर, यानी स्टैंडर्ड आवर्स क्या है, लोअर है। तो एक्चुअल आवर्स और एक्चुअल रेट को हम सब सामने रखें तो एक्चुअल आवर्स और एक्चुअल रेट समथिंग दे आर समथिंग डिफरेंट, यानी 2500 आवर्स आ रहे हैं और 10.50 पर आवर आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, 10.50 पर आ रहे हैं। तो दैट मीन 26250 आर देयर, यानी 26250 जो है वो हमारे सामने नजर आ रहा है, यानी कि दैट इज आवर ओवरऑल आवर्स। सो लेबर वेरिएंस की तरफ जाते हैं यूजिंग फैक्टर्ड इक्वेशन। अब हमने देखे हर चीज की तरफ आ गए तो अब हमने इक्वेशन बनानी पड़ेगी। देखें जैसे हमने पहले इक्वेशन बनाई थी तो हमने कहा था जी प्राइस वेरिएंस, अब यहीं पे मैं अगर इसके साथ यहां पे लाइन डाल के क्या बना दूं, मटेरियल वेरिएंस, क्या साथ लगा दूं, मटेरियल वेरिएंस बनाऊं, तो उसके लिए सबसे पहले अगर मैं प्राइस वेरिएंस बनाता हूं, क्या बनाता हूं मैं, प्राइस वेरिएंस बनाता हूं, तो प्राइस वेरिएंस मेरा यूं ही बनेगा ना कि प्राइस वेरिएंस मटेरियल प्राइस वेरिएंस, तो मैं वहां पे क्या करूंगा, एक्चुअल क्वांटिटी माइनस इनटू एक्चुअल प्राइस, ये हो गया, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो अगर मैं एक्चुअल क्वांटिटी को कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस। सेम मेथड पे ये बनी हुई है, सेम मेथड पे ये बनी है, ठीक है ना। तो इट डजंट मीन कि यहाँ पे हम कोई डिफरेंट मेथड यूज, सेम मेथड पे ये बन रही है, ठीक है। और जो भी मेथड है वो देखिए यहाँ पे आ रहा है, अगर ये पॉजिटिव साइड पे आ रहा है तो दैट मींस इट्स अनफेवरेबल, एंड इफ इट गॉट टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड, ये जब भी नेगेटिव साइड पे होगा तो ये अनफेवरेबल कहलाएगा। ये चीज किस में इंक्लूड हो जाएगी, दैट इज बीइंग ऑन द अनफेवर, यानी ये अनफेवरेबल चीज पे इंक्लूड करेगा। सेम इज द केस विद द लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। इफ आई वुड टेक अ लाइन और यहाँ पे मैं बताता हूँ जी क्वांटिटी वेरिएंस, क्या बनाता हूं मैं, क्वांटिटी वेरिएंस, तो क्वांटिटी वेरिएंस बताता हूं तो यहां पे मेरे पास आ जाएगी चीज मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। तो हम लोग क्या करेंगे, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस MQV। तो MQV जब मैं बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, एक्चुअल क्वांटिटी, क्या करूंगा मैं, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस एंड माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, यानी स्टैंडर्ड प्राइस और स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगी। तो जब मैंने अलग अलग करूंगा तो यहां पे जो स्टैंडर्ड प्राइस में कॉमन लूंगा, यहां पे बन जाएगा AQ माइनस SQ। जब मेरे पास ये आ गया तो द सेम मेथड, इसी मेथड पे ये डेवलप हुई है, बिल्कुल सिमिलर चीज पे, सेम बेस पे ये डेवलप हुई है। अगेन द आंसर वुड बी पॉजिटिव देन इट्स अनफेवरेबल, अदरवाइज इट बिकम्स फेवरेबल। यानी ये दोनों आंसर जब भी हमारे पास क्या आएंगे, एक साइड पे आएंगे, यानी किसकी तरफ एग्जिस्ट कर रहे होंगे, पॉजिटिव साइड पे एग्जिस्ट कर रहे होंगे, तो दैट बिकम्स अनफेवरेबल, और अगर ये नेगेटिव साइड पे होंगे तो दैट इज नॉट फेवरेबल, यानी तब ये फेवरेबल एग्जिस्ट नहीं कहलाएंगे, यानी तब ये फेवरेबिलिटी की तरफ नहीं लाइक करेंगे। तो जब भी हम बात करेंगे तो दैट मीन्स कि हमने इन दोनों चीजों को सामने रख के देखना है। तो दैट मीन्स 1250 एंड 1000, तो ये दोनों चीजें हमारे पास क्या आ गई हैं, अनफेवरेबिलिटी साइड पे एग्जिस्ट कर रही हैं। ये क्या चीज एग्जिस्ट कर रही है, अनफेवरेबिलिटी साइड पे एग्जिस्ट कर रही है। तो दैट इज 1250 unfavorable and 1000 is still unfavorable because both answer is positive. Positive answer means it's being unfavorable. हाँ, अगर नेगेटिव आता, नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि मैंने एलोकेट ज्यादा किया था लेकिन एक्चुअलिटी इज लोअर, एक्चुअल इज लोअर, दैट इज बी अनफेवरेबल। तो इसीलिए उसे हम कहते हैं दैट इज ऑन द फेवरेबल साइड। तो उसे हम फेवरेबल पे लेके आए। क्यों, हम हर केस में हम कर क्या रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, हम इनको मल्टीप्लाई करें लेकिन एक्चुअल रेट्स जो है या एक्चुअल आर्स जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। क्या है वो, फर्स्ट प्रायोरिटी पे। और अगर वो एक्चुअल आर्स या एक्चुअल रेट फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, दैट मींस कि वहां पे हमें एक्चुअल को अगर एक्चुअल कम होगा बजटेड से तो डेफिनेटली तभी बेनिफिट है, अदरवाइज तो हमारे पास अनफेवरेबिलिटी है। फिर तो हमें फ्री का सीजीएस बढ़ाना पड़ जाएगा, और जब हमें सीजीएस बढ़ाना पड़ जाएगा तो ऑब्वियसली हमारी ऑपरेटिंग इनकम क्या होगी, लोअर साइड पे जाएगी। सेम इज द केस विद द लेबर रेट। लेबर रेट में भी अगर एक्चुअलिटीज आर हायर एंड स्टैंडर्ड्स आर लोअर, डेफिनेटली अनफेवरेबल। लेकिन अगर एक्चुअलिटीज आर लोअर, जो हम लोग फर्स्ट लेते हैं, एक्चुअल आर और एक्चुअल रेट फर्स्ट आ रहा है ना, तो एक्चुअल आर और एक्चुअल रेट जब फर्स्ट आ रहा है तो दैट मींस कि हम लोगों ने क्या यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्चुअल कितने हैं और स्टैंडर्ड्स कितने हैं। नेगेटिविटी मींस फेवरेबल, पॉजिटिविटी मींस अनफेवरेबल। सो दैट वर्ड इज नॉट बी नोन एज लेबर वेरिएंस, जिसके अंदर क्या चीजें इंक्लूडेड है, दैट इज लेबर रेट वेरिएंस इज ऑल्सो देयर एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, यानी रेट वेरिएंस एंड एफिशिएंसी वेरिएंस बोथ एग्जिस्ट।
रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लेबर वेरिएंसेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज एग्जिस्ट कर रही है और किस किस तरह से वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एग्जिस्ट कर रही है, दैट वी आर गोइंग टू सी। प्रोडक्शन मैनेजर्स यूजुअली हेल्ड अकाउंटेबल फॉर लेबर वेरिएंसेस, किसको किसको अकाउंटेबल रखा जाता है, दैट इज ओवरऑल प्रोडक्शन मैनेजर को, बिकॉज दे कैन इन्फ्लुएंस द मिक्स ऑफ स्किल्स, किसको मिक्स कर सकते हैं, लेवल ऑफ एम्प्लॉय मोटिवेशन, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग, इन सारों को वो आपस में अकाउंट फॉर करके चेक कर सकते हैं कि कितना कितना एग्जिस्ट कर रहा है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट अ प्रोडक्शन मैनेजर आर यूजुअली हेल्ड अकाउंटेबल, प्रोडक्शन मैनेजर क्या होते हैं, अकाउंटेबल रहते हैं फॉर लेबर वेरिएंस, किसके लिए वो रहते हैं अकाउंटेबल, फॉर लेबर वेरिएंसेस, बिकॉज दे कैन इन्फ्लुएंस, वो क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और जब वो इन्फ्लुएंस करते हैं दैट मीन्स दे कैन इजीली मैनेज देयर डिफरेंट एस्पेक्ट्स। कौन कौन से एस्पेक्ट मैनेज कर सकते हैं, पहले की बात करते हैं, मिक्स ऑफ स्किल लेवल असाइन टू वर्क टास्क, क्या करते हैं, मिक्स ऑफ स्किल लेवल असाइन टू वर्क टास्क, कि किस किस तरह का स्किल किस किस टास्क को अलाउ करना है। अगर वहां पे प्रोडक्शन मैनेजर डिसीजन गलत करता है तो आर ज्यादा लगते हैं। एक को आदत है कि वो उसने प्लांट पे काम करना है, उसने प्रोडक्शन या फैक्ट्री पे काम करना है, मेन प्रोडक्शन स्ट्रीम में काम करना है या कन्वेयर बेल्ट पे काम करना है, आप उसे उठा के सेफ्टी लाइन पे लगाते हैं और सेफ्टी लाइन का बंदा उठा के आप प्रोडक्शन में लगाते हैं। ऑब्वियसली जो एक्सपीरियंस्ड बंदा है वो कम टाइम लेगा, लेकिन जो सेफ्टी का बंदा गया वो बहुत ज्यादा टाइम लेगा। सो दैट मीन्स इट्स द एलोकेशन दैट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्शन मैनेजर, ये प्रोडक्शन मैनेजर पे डिपेंडेंट होती है। देन आता है लेवल ऑफ एम्प्लॉय मोटिवेशन, कौन सी एम्प्लॉय ज्यादा मोटिवेटेड है, कौन से एम्प्लॉइज कम मोटिवेटेड है। जो ज्यादा मोटिवेटेड है वो ज्यादा एंथुजियास्टिकली काम करेगा, और जो कम मोटिवेटेड है वो उतना ही कम एंथुजियास्टिकली काम करेगा, यानी उसमें इतना ज्यादा एंथुजियाज्म नजर नहीं आएगा जितना उसमें नॉर्मली में नजर आता है, जितना उसमें एंथुजियाज्म होना चाहिए उतना उसके अंदर उतना वो एंथुजियास्टिक नहीं होगा। तो जब वो इतना ज्यादा एंथुजियास्टिक नहीं होगा तो दैट मीन्स कि उसकी ओवरऑल जो एफिशिएंसी है वो लो होगी। देन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन सुपरविजन, किस तरह की प्रोडक्शन सुपरविजन की क्वालिटी है। फॉर एग्जांपल एक यूनिट है, आपको पता होना चाहिए कि यार अगर ये बन रहा है और लेबर गलत साइड पे जा रहा है तो उसने सुपरवाइजर को चाहिए वो उसे रोके कि नहीं इसे सही बनाओ, ये नहीं कि वेट करे कि ये गलती करे और उसे दोबारा से वो यूनिट बनाने को दे दिया जाए, नहीं, ताकि वो और एडिशनल आवर्स लगाए। नो, दैट्स नॉट द केस, इसको भूल जाए, ये नहीं होना चाहिए। तो जितनी अच्छी और जितनी करेक्ट सुपरविजनिंग या मॉनिटरिंग होती है उतना ज्यादा आपका प्रोडक्शन का टाइम बचता है, उतना ज्यादा आपका एक्यूरेसी बढ़ती है और उतना ज्यादा आपका कम टाइम लगता है टुवर्ड्स द योर प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन आप उसी के हिसाब से एडजस्ट कर रहे होते हैं या उसी के हिसाब से परफॉर्म कर रहे होते हो। तो दैट मीन्स कि वी आर गोइंग टू सी कि किस तरह से प्रोडक्शन सुपरविजन होती हैं। क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉइज, किस किस तरह की क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग है प्रोवाइड की जाती है एम्प्लॉइज को, क्या कौन से एम्प्लॉइज ट्रेन है, कौन कौन से प्रोडक्शन मैनेजर जो है एम्प्लॉय ट्रेन करा रहा है और कौन कौन से प्रोडक्शन के बाद एक्चुअल में ट्रेन होकर एम्प्लॉइज सामने आ रहे हैं। सो दैट मींस क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग आल्सो बीइंग प्रोवाइडेड बाय टू द एम्प्लॉय। तो ये भी किसका काम है, दैट इज आल्सो बीइंग अ वर्क ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर। ये किसका काम है, प्रोडक्शन मैनेजर का। और प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो उसी के हिसाब से देखेगा, दैट मींस क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयज के एम्प्लॉयज ने कितनी क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइड की है। दैट वी आर गोइंग टू सी के भाई किधर से कौन सा ट्रेंड है। ये ना अनट्रेंड एम्प्लॉइज जो प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन में लगा देगा तो डेफिनेटली वहां पे आपके आर्स या लेबर वेरिएंस जो है वो ऑब्वियसली वेरी कर जाएगा, बल्कि ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा फ्रॉम द स्टैंडर्ड वेरिएंस, यानी स्टैंडर्ड वेरिएंस से स्टैंडर्ड आर्स से बहुत ज्यादा आर्स यूज हो जाएंगे। तो दैट इज व्हाट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लेबर वेरिएंस। और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर प्रोडक्शन मैनेजर। किसकी प्रोडक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लेबर वेरिएंस फर्दर, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। अब यहाँ पे क्या देन अगेन डायलॉग, देखिए मैं ये डायलॉग इसलिए आपको दिखा रहा हूं क्योंकि ये आपको पता लगे कि कौन किस चीज का रिस्पॉन्सिबल है और हाउ दे आर गोइंग टू आंसर इट, किस किस तरह से वो इसको आंसर कर रहे हैं। अगर आपको इसकी आंसरिंग नजर आएगी तो देन इट विल बी मच बेटर, यानी बहुत आसान हो जाएगा इसको इवेल्युएट करना, यानी आपको देखना कि यार किस तरह है। अब वो देखें क्या कह रहा है प्रोडक्शन मैनेजर, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अनफेवरेबल लेबर एंड एफिशिएंसी वेरिएंस। अब वो क्या कह रहा है कि मैं रिस्पॉन्सिबल कोई नहीं हूं लेबर की एफिशिएंसी और रेट वेरिएंस पे, ठीक है ना। यू परचेज चीप मटेरियल सो इट टुक मोर टाइम टू प्रोसेस इट। अब ये क्या है, एक दूसरे के साथ डाल रहा है कि आपने चीप मटेरियल खरीदा है जो टाइम ज्यादा ले रहा है प्रोडक्शन में, जो टाइम ज्यादा ले रहा है क्या नाम है प्रोडक्शन में। अदर से क्या कह रहे हैं,
I think it took more time to process the material because the maintenance department has poorly maintained your equipments. यानी कि वो जो क्या किया वो ज्यादा टाइम ले रहा है, नॉट बिकॉज आपके लेबर की वजह से, नॉट इवन बिकॉज ऑफ मटेरियल, यानी प्रोसेस मटेरियल हो रहा है, लेकिन आपके डिपार्टमेंट का जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है उसने इस इक्विपमेंट को प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं किया हुआ। अगर वो प्रॉपर्ली मेंटेन्ड होता तो दैट इज इजी टू प्रोसेस दैट मटेरियल। अब ये क्या करें, दैट इज अ थर्ड पार्टी जिसपे ये सारे कुछ डाल रहे हैं, किस पे, दैट इज मींस इट्स ऑन द थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी पे ये डाल के हमारे पास क्लियर लेके सामने जा रहे हैं कि दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ थर्ड पार्टी, या तीसरी पार्टी की तरफ ये सारा जा रहा है। यानी आई थिंक इट टुक मोर टाइम टू प्रोसेस ज्यादा टाइम पे होगा बिकॉज द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हैज पुअरली मेंटेन्ड योर इक्विपमेंट, कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने बहुत पुअरली आपके इक्विपमेंट्स मेंटेन किए हैं, उसने बहुत ज्यादा पुअरली इक्विपमेंट मेंटेन किए हैं। सो दैट्स व्हाई योर इक्विपमेंट्स आर गोइंग टू बी हेल्ड, यानी कि आपके इक्विपमेंट सही तरह काम नहीं कर रहे हैं और वो इसीलिए ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं। सो दैट्स हाउ दे आर एक्चुअली डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग, किस तरह से ये चीजें डिस्कस करते हैं और इस तरह से वो डिस्कस करके सामने ले आते हैं। Now here exists a quick check एक और exist कर रहा है with respect to a direct labor. Henson has following direct labor standards to manufacture. अब यहाँ पे क्या है, 1.5 standard hours per GP, $12 per hour direct labor hour. Last week 1550 labor hours were worked for the total labor cost of 18,910 and 1,000 to make it a 1,000 GP. कितना चाहिए, 1,000 GP। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 18,910 डिवाइडेड बाय 1550, कितना आ रहा है ये, 18,910 डिवाइडेड बाय 1550। तो जो एक्चुअल आर है वो आपके सामने नजर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके सामने, एक्चुअल आर आपके सामने क्लियर हो जाएगा। क्या आ रहा है यहाँ पे एक्चुअल आर, 18,910, 1550, कितना आ रहा है ये, 1550। ये दोनों चीजें हमारे सामने नजर आ रही हैं कि ये हमारे सामने आ रही हैं। तो जो भी आंसर आएगा दैट वी आर गोइंग टू सी कि यहाँ पे ऑलमोस्ट जो आ रहा है यहाँ पे वो आ रहा है दैट इज 12 पॉइंट समथिंग आवर्स, ठीक है ना। तो एक तो हमने यहाँ पे निकालना है एक्चुअल आवर्स का रेट, इस तरह निकला, ठीक है ना। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स अदर वन। अब यहाँ पे क्या है, हंसन लेबर रेट वेरिएंस कितना है, LRV कितना है जी, दैट इज 310 और 3 वेरिएबल। अब यहाँ देखें एक्चुअल आवर्स, आपके एक्चुअल आवर्स कितने थे, 1500 थे। एक्चुअल आर रेट कितना था, 12.20 निकला था। जो हम लोग डिवाइड कर रहे थे दैट लीड्स टू द 12.20 माइनस 12 जो स्टैंडर्ड आर था। तो हमारे पास क्या आया, पॉजिटिव आंसर आया, दैट मींस इट्स स्टिल अनफेवरेबल। ये क्या है, हमारे पास अनफेवरेबल है। तो दैट्स व्हाई इट इज ऑन द 310। ये किस पे एग्जिस्ट कर रहा है, 310, दैट इज ऑन द अनफेवरेबल साइड। किसकी तरफ ये एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज ऑन द अनफेवरेबल साइड। अब ये देखें ना यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे कहूं कि यहाँ पे तो ये आ गई चीजें कि एक्चुअल आर्स ही आ गए। अब आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टैंडर्ड आर्स। तो आप स्टैंडर्ड आर्स कैसे निकालेंगे, तो अगेन अब अगर मैं बैक स्लाइड पे जाता हूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1.5 स्टैंडर्ड आवर्स है और कितने जीपी बनाने हैं, 1000। तो 1.5 इंटू 1000 तो कितना आया, तो दैट मीन्स 1500 जीपीज बनाने। क्या बनाने हमने, 1500 जीपीज बनाने। तो स्टैंडर्ड आवर्स कितने चाहिए होंगे हमारे पास, दैट इज 1500। कितने चाहिए होंगे हमें, 1500 हमें एडिशनल आवर्स रिक्वायर्ड है। क्या हमें 1500 एडिशनल आवर्स हमें रिक्वायर्ड हैं जो इसमें एग्जिस्ट करते हैं। दैट वी आर गोइंग टू सी कि कितने वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। That is $310 is unfavorable, यानी $310 is completely unfavorable. Now further second one, Hanson labor efficiency variance. अब हमने क्या निकाला, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालना है। अब यहाँ पे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे निकलता है, याद है। तो दैट मीन्स वी आर गोइंग टूवर्ड्स द टू थिंग्स, वन इज स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स, याद है ना। तो एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स आ रहे हैं। तो स्टैंडर्ड आर कितना था हमारा, स्टैंडर्ड रेट कितना था हमारे पास, 12। एक्चुअल आवर्स कितने थे हमारे पास, 1550, हाँ ये थे हमारे पास, और दैट इज 1500। क्या थे हमारे पास, 1500। तो यही था ना। तो लेट्स सी, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 600, यही आया हमारे पास। दैट इज ऑन द 1200, 1550, 1500 अगेन पॉजिटिव, दैट मीन्स इट्स अनफेवरेबल। ये क्या है हमारे लिए, ये हमारे लिए काफी अनफेवरेबल है, कंप्लीटली अनफेवरेबल साइड पे मूव कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे देखिए ना, दोनों चीजों में अनफेवरेबिलिटी नजर आ रही है, यानी अनफेवरेबिलिटी दोनों की एविडेंट है और क्लियरली नजर आती है। दोनों की चीजें एविडेंट भी हैं और क्लियर भी नजर आ रही है। सो दैट मीन्स कि हमने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे हर एक की सेपरेटली परफॉर्म हो रहा है या सेपरेटली यू कैन सी के यहाँ पे
कैलकुलेशन हो रही। हाँ, जिस दिन ये नेगेटिव आए दैट मींस इट्स ऑन द फेवरेबल साइड। ये क्या होगा, जैसे ही नेगेटिव आएगा दैट मींस इट्स बीइंग ऑन द फेवरेबल साइड। तो याद रखिएगा जब भी आप इक्वेशंस के साथ फाइट करें तो इक्वेशंस आर द मच बेटर वे टू अंडरस्टैंड रादर देन योर ग्राफिकल सिचुएशंस, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा इक्वेशंस व्हेन वी टॉक अबाउट प्रायर material variance and labor variance, they are very successful, but when we talk about the overall overhead variance, वहां पे आपको इक्वेशन सही तरह रेट्स नहीं प्रोवाइड करेंगी। वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि ओवरऑल, यानी वहां पे आपको एक एक निटी एंड ग्रिटी को देखना पड़ेगा कि वहां पे ग्राफिकली देखना है, बिकॉज वहां पे तीन वेज से डिफरेंट चीजें आ रही होती हैं, क्योंकि वहां पे तीन चीजें डिफरेंट आती हैं। वन इज एक्चुअल एंड वन इज बजटेड एंड वन इज एक्सपेक्टेड। तो अब इन तीनों को जब मैं अलग अलग करता हूँ, स्टैंडर्ड इज अलग, बजटेड अलग एंड एक्चुअल इज अलग, तो दैट मींस वहां पे तीन आ रहे हैं। तो यहाँ पे दो के बीच में फाइट कर रहे हैं ना, वहां पे हम तीन के बीच में फाइट करते हैं। एंड व्हेन यू आर फाइटिंग विद द थ्री, तो डेफिनेटली वहां पे फिर आप इक्वेशंस आइडेंटिफाई नहीं करते, बल्कि आप ओवरऑल देख रहे होते कि ये किस तरह मेंटेन हो रही है, किस तरह मैनेज होके सामने नजर आ रही है। दैट वी आर गोइंग टू सी कि यहाँ पे किस तरह से ये लाई कर सकता है। तो इन दैट केस यहाँ पे जो आंसर आ रहा है दैट इज $600 अनफेवरेबल, बिकॉज द आंसर इज पॉजिटिव। ऑब्वियसली स्टैंडर्ड रेट का डिफरेंस है, एक्चुअल आवर्स ज्यादा है, स्टैंडर्ड आवर कम है, तो डेफिनेटली एक्चुअल आवर्स का खर्चा ज्यादा हुआ है और स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं किया, स्टैंडर्ड से ऊपर निकल के, तो सारी बात है खर्चा बड़ा, ऑपरेटिंग इनकम डिक्रीज हुई, तो इसीलिए दैट इज नोन टू बी एज अ अनफेवरेबल। इसे हम क्या कहते हैं, ये अनफेवरेबल है। नाउ क्विक चेक अगेन, अब यहां पे देखें वही हुआ है 12.20 ग्राफिकली देखें, एंड दैट दिस वन इज, अब देन दोनों को हमने क्या किया 1550 आवर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, देन 1220 पर आवर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारे पास 18, 9, 10 आ रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास 1550 आवर्स थे, यहाँ पे 12 आ गया। दो डिफरेंस था, हमने कहा जी रेट वेरिएंस आ रहा है जी 310। अब यहाँ पे हम सेपरेट करते जाने, ये हमारे पास आ गया रेट वेरिएंस। अब यहाँ पे एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स ये डिफर कर गए, लेकिन ये दोनों सेम हो गए, तो यानी 15 आवर्स 1500 आवर्स, यहाँ पे दोनों के रेट सेम हो गए, तो जो डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है, दैट इज 600 अनफेवरेबल आ रहा है। अगर मैं कहूं कि टोटल लेबर वेरिएंस कितना आ रहा है, तो यू आर गोइंग टू ऐड देम, आपने इन दोनों को ऐड करना है। सेम इज द केस विद द मटेरियल वेरिएंस, आपने मटेरियल वेरिएंस के साथ भी यही करना है कि यू आर गोइंग टू ऐड देम, रेट वेरिएंस प्लस एफिशिएंसी वेरिएंस इक्वल्स टू द टोटल लेबर वेरिएंस, कि टोटल लेबर कितना वेरिएंस प्रोवाइड कर रहा है, कितना वेरिएंस आपको दिखा रहा है और कितना वेरिएंस इसमें एग्जिस्ट कर सकता है, हाउ मच वेरिएंस दैट कैन एग्जिस्ट इन दिस लेबर एंड एफिशिएंसी वेरिएंस, कितना वेरिएंस इनके बीच में एग्जिस्ट कर सकता है, एंड हाउ मच वेरिएंस दे कैन अज्यूम, यानी इतना वेरिएंस हो सकता है, यानी इतना वेरिएंस किस तरह हम लोगों के पास एग्जिस्ट कर सकता है। दैट वी आर गोइंग टू सी कि किस तरह से चल सकता है आगे। सो मूविंग फर्दर, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वेरिएंस एग्जांपल। अब हम लोग किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स की तरफ मूव कर रहे हैं। नाउ दैट इज समथिंग कि हम लोगों ने जब भी हम ओवरहेड्स की बात करते हैं तो दैट वी आर गोइंग टू डू द different thing, that is variance example. Glacier Peak, again the example is same. Outfitters have following direct material variable: manufacturing overhead, labor standard for its own mountain parka, 1.2 standard hours per parka at $4 per hour, यानी कि पर आवर, यानी स्टैंडर्ड आवर जो लग रहे हैं पर पार्का वो कितने 1.2 आवर्स पे एंड 4.0 पर आवर पे लग रहे हैं। लास्ट मंथ एम्प्लॉय एक्चुअली वर्क 2500 आवर्स टू 2000 पार्का, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड इज for this month is 10,500. If I would ask a single question over this point, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछूं कि मुझे ये बता दें कि इस पॉइंट पे POR जब प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट सेट हुआ ना, उसकी बेस क्या थी। तो जब हम बात करते हैं बेस की, तो ऑब्वियसली इससे अंडरस्टूड होता है कि जो बेस जो है दैट इज लेबर आर। क्या है बेस हमारे पास, लेबर आर है। लेबर आर की जितनी बेस आ रही है हमने उसी बेस को यूज करना है, और जब हम उसी को बेस को यूज करते हुए आगे चलेंगे, दैट मींस वी हैव टू आइडेंटिफाई द लेबर आर्स, यानी हमने किसको आइडेंटिफाई करना है, लेबर आर्स को आइडेंटिफाई करना है। लास्ट मंथ क्या हुआ, एम्प्लॉय एक्चुअली वर्क टू 2500 आवर्स, हमने कितना वर्क किया उसने 2500 आवर्स टू मेक 2000 पार्कास। कितनी पार्कास बने, 2000 पार्कास। एक्चुअल वेरिएबल एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स फॉर दिस मंथ वाज 10,500। कितने मैन्युफैक्चरिंग एक्चुअल वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड फॉर दिस मंथ वाज 10,500। कितने हैं वो, 10,500 है। सो अब यहां पे देखें, स्टैंडर्ड तो दिए हुए आपको, दोनों चीजें स्टैंडर्ड है, लेकिन जब हम बात करेंगे अगेन एक्चुअल निकालने की, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10,500 थे, पे किया हमने ओवरहेड के लिए, और 2,500 आवर्स थे। सो ऑब्वियसली कितनी कॉस्ट आ रही होगी पर आवर, जो दैट इज ऑलमोस्ट 4.25,
ठीक है ना, और मे बी 4.20, इट्स समथिंग लाइक 4.20 बिकॉज ये 500 है ना, 500 को आप जरा 25 पे डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास क्या चीज आएगी, दैट इज राउंड अबाउट 20, ठीक है ना, यानी कि दैट इज 20, तो दैट मीन्स इट्स द $4.2 पर आवर इज योर एक्चुअल रेट। ये आपके पास क्या आ जाएगा, $4.20 पर आवर इज योर एक्चुअल रेट, और स्टैंडर्ड रेट ऑलरेडी गिवन है दैट इज 400, तो ऑब्वियसली एक रेट चेंज आ रहा है, वहां पे स्टैंडर्ड इज लोअर, एक्चुअल इज हायर, तो दैट मीन्स कि ये चीजें अफेक्ट करेंगी, ये चीजें अफेक्ट में सामने लेकर आएंगी कि ये चीजें इफेक्टिव हो सकती हैं। सो स्टार्टिंग विद इट, अब देखें यहाँ पे क्या है, 2500 और यहाँ पे आ गया, तो यानी ये आ गया हमारे पास एक्चुअल में 10,500, स्टैंडर्ड में कितना था, दैट मीन्स 2500 आवर्स थे और 400 आवर्स थे। अब यहाँ पे देखें आवर्स तो दोनों सेम थे लेकिन रेट का डिफरेंस था, तो यहाँ पे क्या आ गया, 10,000 आ गया, 10,000, और यहाँ पे अब इनका डिफरेंस जब निकाला तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे स्पेंडिंग वेरिएंस आ रहा है, ये क्या आ गया हमारे पास, इसे क्या कहते हैं हम, स्पेंडिंग वेरिएंस। अगेन द पॉजिटिव, दैट मीन्स इट्स अनफेवरेबल, पॉजिटिव आए तो क्या मतलब होता है, दैट मीन्स इट्स अनफेवरेबल, यानी ये सारा का सारा क्या है, अनफेवरेबल है। लेकिन जब हम इस तरफ बात करते हैं, अब देखें दूसरी तरफ आगे निकलते हैं, 2500 आवर्स प्लस 2400 आवर्स, अब 2400 आवर्स कैसे निकले, ये देखें 1.2 है ना, 1.2 पर स्टैंडर्ड आवर्स लग रहे हैं, अब 1.2 स्टैंडर्ड आवर्स हैं, अब 1.2 स्टैंडर्ड आवर्स हैं और 1000 हमने बनानी है, क्या बनाने पर कास 1000 बनाने, तो कितने आएंगे, 2400 आवर्स हैं, और स्टैंडर्ड आवर वहीं रहने दी, तो 9600 आ गया, तो स्टैंडर्ड इज दिस मच, 9601 इज दिस वन, तो यानी इसका मतलब है अगेन द एक्चुअल आवर्स आर हायर, स्टैंडर्ड आवर्स आर लोअर, तो जब एक्चुअल और स्टैंडर्ड आवर्स निकाला किए तो हमारे पास अगेन एफिशिएंसी वेरिएंस, इसे क्या कहते हैं हम, एफिशिएंसी वेरिएंस, और एफिशिएंसी वेरिएंस हमारे पास कितना आ रहा है, $400 अनफेवरेबल, क्या आ रहा है वो, $400 अनफेवरेबल। नाउ दीज टू थिंग्स एड अप टू फॉर्म्स अ वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, क्या कहते हैं इसे हम, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, यानी ये दोनों चीजों को जब मैं ऐड कर दूंगा तो दैट बिकम्स स्पेंडिंग वेरिएंस एंड प्लस एफिशिएंसी वेरिएंस, यानी स्पेंडिंग वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस दोनों को जब ऐड किया तो हमारे पास आया टोटल 900 इज योर वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, और बोथ आर अनफेवरेबल। इफ सपोज आई वुड से कि इस पॉइंट पे कि एक आपके पास आता फेवरेबल और एक आता अनफेवरेबल, क्या आता, एक आता आपके पास फेवरेबल और एक पॉइंट पे आता ये अनफेवरेबल, तो जब फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों आपके अलग अलग आ रहे होते, सो दैट मीन्स कि आप इससे आपस में नेगेटिव लेके आते, कि दोनों को आपस में कैंसिल आउट होते हैं, तो आपके पास टोटल आ रहा होता 100 का फेवरेबल और मे बी अनफेवरेबल व्हाटसोएवर, तो यानी 1 इज फेवरेबल एंड 1 इज अनफेवरेबल, दैट इज पॉसिबल, तो कि वहां पे लेकिन हम इन दोनों को आपस में ऐड नहीं बल्कि एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, क्या करते हैं उनको हम आपस में कैंसिल आउट करते हैं, और दोनों को जब कैंसिल आउट करते हैं तो देन वी हैव अ क्लियर आइडिया कि हमने किस तरह से क्या प्रोसीडिंग्स करनी है। सो मूविंग फर्दर, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वेरिएंस समरी आ गई है। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो होते हैं उनकी वेरिएंस समरी कैसे आती है देखिएगा, अब 2500 है तो यहाँ पे 10,500 डिवाइड बाय 2500 आवर्स आ गया, तो यहाँ पे आ गया 4.20 आवर्स, कितने आ रहे हैं यहाँ पे 4.20 पर आवर, जो हमने ऑलरेडी भी निकाला था, ठीक है, ये आ गया। जब हमने इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास क्या चीज आ गई, दैट इज व्हाट वी नोन एज स्पेंडिंग वेरिएंस, क्या कहते हैं उसे हम, ये हमारे पास आ गया स्पेंडिंग वेरिएंस, कि इस तरह हाउ दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू स्पेंड, यानी ये हमारे पास स्पेंडिंग वेरिएंसेस हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिनको हम लोग स्पेंडिंग वेरिएंस की तरह ही ट्रीट करते हैं, दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू ट्रीट आवर स्पेंडिंग वेरिएंस, की स्पेंडिंग वेरिएंस हमारी ऐसे ट्रीट होती है, ठीक है। उसके बाद एक्चुअल आवर्स में आते हैं, तो 2500 आवर्स ये 10,000 ये, तो स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं जी, स्टैंडर्ड आवर्स हमने जो निकाले थे किस तरह निकाले थे, 1.2 इंटू 1000, तो 1000 का 0.2 लेंगे तो 200 आएगा, तो जारी बात है 1.2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये कितने हो जाएंगे, दैट इज ऑन 2400, कितने हो जाएंगे ये 2400 आवर्स आ रहे हैं, यानी कि इतने हमारे पास आवर्स हमें चाहिए होंगे, ठीक है ना। तो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट, तो यही यहाँ पे कैलकुलेशंस आएंगे, ये देखिए 1.2 इनटू 2000, सॉरी यहाँ पे 1000 ही 2000 आवर बन रहे हैं पर कास्ट, कितने हैं वहां पे 1.2 इंटू 2000, सॉरी दैट इज ऑन 2000, पीछे भी स्लाइड्स पे हुआ तो करेक्ट कर लीजिएगा अपने पास, अपने नोट्स जो आप बनाते जा रहे हैं स्लाइड के साथ साथ उसमें करेक्ट कर लीजिएगा। अगर मैंने कहीं पे 1000 लिखा है तो जस्ट चेंज इट टू 2000, बिकॉज यहाँ पे अगर मैं बैक पे जाऊं तो यहाँ पे भी कितने 2000 पर कास्ट हैं, कितने बना रहा है वो 2000 पर कास्ट बना रहा है, तो जब 2000 पर कास्ट बना रहा है तो वी आर गोइंग टू सी के 2000 पर कास्ट ही सामने हो और सामने उतने ही बने, एंड दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू सी के पर कास्ट कितने बन रहे हैं। तो हमारे पास 2400 है, 2400 को हमने स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई की तो दिस मच अमाउंट, तो दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे कितना आ रहा है अनफेवरेबल स्पेंडिंग वेरिएंस, एंड देन वी हैव अ एफिशिएंसी वेरिएंस, यानी स्पेंडिंग वेरिएंस भी आ गया और साथ ही हमारे पास क्या आ गया एफिशिएंसी वेरिएंस आ गया, दैट बोथ आर
अनफेवरेबल, वन इज $500 अनफेवरेबल एंड वन इज $400 अनफेवरेबल, यानी एक $500 का अनफेवरेबल है, एक $400 का अनफेवरेबल है। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स वेरिएंसेस आर यूजेस फैक्टर्ड इक्वेशन। अब यहाँ पे दोबारा फैक्टर्ड इक्वेशन बन रही थी। इफ यू आर गोइंग टू कंपेयर, सेम मेथड पे बन रही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आई है, सेम मेथड पे बन रही है जिस तरह पहले बनी थी, ठीक है, जस्ट वही मेथड है जिस तरह हम लोग भी कर रहे थे। लेबर रेट वेरिएंस में क्या किया था हमने, लेबर रेट वेरिएंस में तो हमने क्या किया था, हमने कहा था जी एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल रेट माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, और हमने एक्चुअल आवर्स को कॉमन निकाली तो क्या अंदर बचा था, एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट बना था। सेम इज द केस ओवर हियर, बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज बनेगी यहीं पे, वो भी वही चीज है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। एंड अगेन द रूल इज द सेम कि अगर ये नेगेटिविटी शो करेगा तो व्हाट डज दैट मीन कि ये नेगेटिव साइड पे आ रहा है, यानी मतलब कि ये फेवरेबल है, और अगर ये पॉजिटिविटी शो करेगा दैट मींस इट्स मोर टुवर्ड्स द पॉजिटिव, ये किसकी तरफ जा रहा है, मोर टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड जा रहा है। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, तो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस की बात करते हैं तो अगेन द रूल्स आर द सेम। जब जैसे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकाला था तो हमने क्या किया था, हमने कहा था जी स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स। तो यहां पे हमने जब इसे स्टैंडर्ड रेट कॉमन निकाली तो AH माइनस SH बचा, क्या बचा, AH माइनस SH बचा हमारे पास। तो ये जब हमारे पास बचा तो दैट मींस AH माइनस SH, तो जब सेम चीज यहां पे एग्जिस्ट कर रही है, कोई चेंजेस नहीं आ रही, सेम चीज यहां पे एग्जिस्ट कर रही है, यानी बोथ आर ऑन द सेम साइड और सेम चीजों पे सामने एग्जिस्ट कर रही है। तो जब सेम चीजों पे एग्जिस्ट कर रही है तो सेम चीजों से हमने आंसर निकाले। अगेन द पॉजिटिव मींस अनफेवरेबल, द नेगेटिव मींस फेवरेबल, यानी पॉजिटिव जब भी आंसर आएंगे दैट इज अनफेवरेबल, और जब भी नेगेटिव आएंगे दैट इज मोर टुवर्ड्स द अनफेवरेबल साइड। वो किसकी तरफ ज्यादा होंगे, अनफेवरेबल साइड की तरफ ज्यादा होंगे, टुवर्ड्स द अनफेवरेबिलिटी। सो दैट्स हाउ वी कैन कैलकुलेट द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। सो व्हाट वी हैव स्टडीड दिस टाइम, नाउ डायरेक्ट लेबर वेरिएंस में देखा तो हमने देखा कि रेट वेरिएंस है और एफिशिएंसी वेरिएंस है। एंड जब हमें बात की इसकी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स की तो एक हमारे पास आया है जिसे हमने कहा कि वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस एंड अदर वन इज नोन एज एफिशिएंसी वेरिएंस। यानी एक को कहा हमने स्पेंडिंग वेरिएंस और एक को कहा हमने एफिशिएंसी वेरिएंस। अब इसके अंदर भी फर्दर और टाइप्स की भी अभी वेरिएंसेस एग्जिस्ट करते हैं जिसे हम कहते हैं वॉल्यूम वेरिएंस इज आल्सो देयर। सो व्हाट वी सी टुवर्ड्स दैट, लेट्स सी ओवर देयर। नाउ द क्विक चेक इज अगेन ओवर देयर। अब क्विक चेक की बात करते हैं तो क्विक चेक में अब देखें, हैंसन इनकॉर्पोरेशन हैज फॉलोइंग वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड स्टैंडर्ड्स फॉर द मैन्युफैक्चर। अब क्या आ रहा है 1.5 स्टैंडर्ड लेबर आवर, और यहां पे कितना आ रहा है $3.0 पर डायरेक्ट लेबर आवर। नाउ इफ अगेन आई वुड आस्क कि यहाँ पे वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जब प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट के लिए बेस क्या थी, तो बेस इज अगेन द लेबर आवर, क्योंकि सारी ओवरहेड्स होते हैं वो हमेशा लेबर आवर को डिपेंड करके, लेबर आवर को सामने रख के ही पूरी होते हैं, ठीक है। सो वेन एवर वी टॉक अबाउट द लेबर आवर, सो दैट मीन्स डायरेक्ट लेबर आवर वुड बी कैलकुलेटेड लाइक दिस, यानी 1.5 स्टैंडर्ड आवर्स पर जीपी एट $3,000 पर डायरेक्ट लेबर आवर, यानी $3.0 पर डायरेक्ट लेबर आवर। तो लास्ट वीक 1550 आवर्स पर वर्क टू मेक 1000 जीपीज, यानी कितने वर्क किए थे 15 इतने ताकि 1000 जीपी चाहिए, 1000 जीपी थी। वी आर मिक्सिंग इट विद द पर कास्ट, तो याद रखिएगा पर कास्ट के साथ हम सेपरेट रहेंगे। और कितनी हमारी कॉस्ट लगी थी $5,000, 5115 कितनी लगी थी हमारी 5115। तो अगेन मैं पर यूनिट निकालूंगा तो क्या करूंगा, 5115 दी थी तो मैंने कहा जी इसे मैं डिवाइड करूं 1550 से, तो मेरे पास कितना आता है जी 3 पॉइंट समथिंग आता है, मेरे पास तकरीबन आएगा ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑब्वियसली मेरे पास 3 पॉइंट समथिंग आवर्स आ रहा है उसी के हिसाब से, तो मे बी ये यू कैन सी के 3 तो है ही है, 3 के आसपास ही कहीं पे लाई कर रहा है, या 3.1 है 3.2 है। तो लेट्स सी व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड ओवर हियर, क्योंकि मैंने सोल्यूशन इसके अंदर डाला हुआ है क्विक चेक में, क्योंकि क्विक चेक का मतलब ही यही होता है कि आई एम गोइंग टू शो यू द सॉल्यूशंस कि हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। तो यहाँ पे पहले हैंसन स्पेंडिंग वेरिएंस निकालते हैं। तो स्पेंडिंग वेरिएंस कैसे निकलता था याद है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल आवर्स सेम रहते थे, एक्चुअल रेट और स्टैंडर्ड रेट में फाइट होती थी, यही होता था ना, जिसे हम कहते थे कि वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस। क्या निकालना है हमने, वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस, तो ये दैट VOSV। तो यहाँ पे आ गया ये, तो एक्चुअल आवर्स, अब यहाँ 1500, ये आंसर देखें क्या था 3.30 था, क्या था यहाँ पे 3.30
3.30 था। 3.30 माइनस 3.0, तो यहाँ पे हमने कहा जी 465, जो आंसर आएगा दैट इज बीइंग नोन एज अनफेवरेबल। इसे हम क्या कहेंगे, दैट इज अनफेवरेबल। ये आंसर क्या है हमारे लिए, अनफेवरेबिलिटी जनरेट करता है, यानी ये आंसर जो है हमारे पास क्या है, दैट इज ऑन द अनफेवरेबिलिटी साइड, यानी ये अनफेवरेबल है। बिकॉज यहाँ पे अब ये देखें ना, यहाँ पे वही फार्मूला जो हमने भी ऑलरेडी लिखा था वही है, जिस तरह हम लोगों ने लिखा था, वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस। अब इस तरह वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस भी, यानी वी फॉर वेरिएबल, ओ फॉर ओवरहेड, ई फॉर एफिशिएंसी, वी फॉर वेरिएंस। एंड द सेम इज द केस यहाँ पे, एस से क्या बनेगा, स्पेंडिंग वेरिएंस। क्या बनेगा इससे, स्पेंडिंग वेरिएंस बनेगा। So that's how we are going to do कि यहाँ पे हम लोगों ने इतने का अनफेवरेबिलिटी है, दैट इज ऑलमोस्ट $465 अनफेवरेबल। कितना अनफेवरेबल है वो, $465 अनफेवरेबल है। नाउ अगेन हैंसन एफिशिएंसी वेरिएंस निकालना है। जब एफिशिएंसी वेरिएंस की बात करते हैं तो वी आर गोइंग टू सी के स्टैंडर्ड रेट सेम रहे, एक्चुअल आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स में डिफरेंस निकला है, एक्चुअल आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स में डिफरेंस निकला है। तो अगेन वी आर गोइंग टू डू दिस सेम। दैट मीन्स कि अब यहाँ पे देखें, स्टैंडर्ड रेट अलग रख दी, एक्चुअल आवर्स स्टैंडर्ड आवर्स। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट इतना था, एक्चुअल आवर्स इतने हैं, स्टैंडर्ड आवर्स इतने थे, तो इसका मतलब $150 का अनफेवरेबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है। और ये 1500 आवर्स कैसे निकले, दैट इज 1.5 पर आवर था इंटू 1000, तो कितना हो गया ये 1500, कितना हो गया ये 1500 था, यानी 1.5 इंटू 1000, यानी दैट इज इक्वल्स टू 1500। क्या आ गया ये 1500 के इक्विवेलेंट जनरेट हो गया, कि यानी इतनी हमारे पास एक्चुअल में इक्विवेलेंस सामने नजर आ रही है, इतनी इक्विवेलेंस हमारे पास जनरेटेड है। नाउ अगेन द क्विक चेक यू कैन सी ओवर हियर, यानी अब देखें, अब ग्राफिकली मैप देखें, तीन जगह से इक्वेशंस बन रही हैं, इक्वेशंस के बाद आपके पास क्विक चेक की आ रही है। क्विक चेक भी इक्वेशन से करने के बाद वी हैव कंप्लीटेड, एंड आवर लास्ट क्विक चेक विल बी ऑन द एक्चुअल आवर्स एंड एक्चुअल रेट्स। किस पे डिपेंडेंट होता है वो, एक्चुअल आवर्स एंड एक्चुअल रेट्स पे ही डिपेंडेंट होता है, कि जितने भी एक्चुअल आवर्स या एक्चुअल रेट्स हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हो। तो दैट मीन्स कि वी आर गोइंग टू सी एक्चुअल आवर्स एंड एक्चुअल रेट्स। अब एक्चुअल आवर्स एंड एक्चुअल रेट्स क्या है, 1550 आ गया, 1550 आवर्स इंटू 3.30 पर आवर, कितना आ गया 3.30 पर आवर आ रहा है। अब यहां यही हमने कैलकुलेट किया था, तो हमारे पास आंसर आया था 5115। अब 5115 यहाँ आया, एक्चुअल आवर्स हमारे पास इतने ही थे और हमारे पास ये रेट था, तो कितना आया 4650। कितना आ रहा है ये 4650। इन दोनों का हमने डिफरेंसेस लिए, तो जब डिफरेंस लिए तो हमने कहा जी 465 इज अनफेवरेबल, दैट इज आवर स्पेंडिंग वेरिएंस। क्या है ये हमारे पास, स्पेंडिंग वेरिएंस है हमारा, जिसपे हमारी ओवरऑल बेसिस चल रही है या जिसपे हमने ओवरऑल कैलकुलेशंस कर रहे हैं, दैट इज 465 अनफेवरेबल। फर्दर आगे चलते हैं, ये तो इट इज रहेगा स्टैंडर्ड आवर्स स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर्स इतने थे, स्टैंडर्ड रेट इतना था, हमने कहा 4500, और जो इन दोनों में डिफरेंस होगा दैट इज नोन एज एफिशिएंसी वेरिएंस। उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज एफिशिएंसी वेरिएंस। क्यों एफिशिएंसी वेरिएंस, अगेन कहते हैं कि एक्चुअल आवर्स, यानी जितने आवर्स में मैंने काम करना चाहिए था उससे मैंने ज्यादा आवर्स लगाए, तो डेफिनेटली मेरी एफिशिएंसी हर्ट हुई है। एफिशिएंसी जब हर्ट हुई है तो दैट गोज टुवर्ड्स द इनफेवरेबिलिटी। या अगर सपोज मैं ये कहता हूं कि जितने आवर्स मैंने लगाए थे उससे कम आवर्स में मैंने लगाने थे, उससे कम आवर्स में मैंने काम कर दिया, तो दैट मींस इट्स माय एफिशिएंसी वेरिएंस बट ऑन द फेवरेबल साइड। किस साइड पे ये एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज ऑन द फेवरेबल साइड की, यानी यहाँ पे हम ज्यादा टुवर्ड्स फेवरेबिलिटी लाई कर रहे हैं, यानी हर चीज को हम फेवरेबिलिटी पे देख रहे हैं। Now variance analysis and the management by exception, यानी वेरिएबल वेरिएंस कौन सी, वेरिएंस एनालिसिस क्या है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। आई हैव गिवन अ कलरफुल स्लाइड ताकि आप लोग बोर ना हो, बिकॉज द सब्जेक्ट इज गेटिंग बिट ड्रायर वन, so you can have more looks on it. Let's have it. How do I know which variance to investigate? अब आपके पास जब इतने सारे वेरिएंस, आपने 2, 4 और 2, 6 वेरिएंस आपने पढ़ लिए हैं। कितने पढ़ लिए आपने, 6 वेरिएंस। नाउ विच वेरिएंस टू लुक फॉर, किसकी तरफ जाना चाहिए, कौन सा वेरिएंस जाना चाहिए, किस वेरिएंस को ज्यादा देखना चाहिए। क्या वो जो 600 का वेरिएंस आया था वो देखें या 150 वाला वेरिएंस देखें, विच वन वेरिएंस इज द राइट वन। तो दैट वी आर गोइंग टू सी कि कौन से वेरिएंस पे हम लोग आइडेंटिफाई होते हैं। अब यहां पे देखें, लार्जर वेरिएंसेस इन डॉलर अमाउंट और द परसेंटेज ऑफ स्टैंडर्ड्स आर इन्वेस्टिगेटेड फर्स्ट, यानी जो बड़े वेरिएंस आए, 600 का 800 का वेरिएंस आए, दैट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड फर्स्ट, कि उन्हें सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करना है कि ये क्यों इतने बड़े वेरिएंस आए, क्या रीजंस है इनके पीछे जिसकी वजह से ये इतना बड़ा वेरिएंस एग्जिस्ट किया, क्यों, किस वजह से इतना बड़ा वेरिएंसेस सामने आ रहे हैं। सो दैट वी आर गोइंग टू सी कि हमने इतना ज्यादा ये वेरिएंस क्यों और किस वजह से सामने आ रहा है। सो ये हमने वजूहात भी फाइंड करनी। देखिए हमने स्टार्ट में बात की थी, पहला लेवल 0 क्या था, लेवल 0 इज समथिंग वेयर वी ऑफ एंड व्हाई वी ऑफ,
दैट मीन्स वी आर गोइंग टू सी ईच एंड एवरी निटी एंड ग्रिटी। हमने हर निटी एंड ग्रिटी को सामने रख के देखना है। तो यहां पे भी हमने सबसे पहले लार्जर वेरिएंस को देखना है। किसको देखना है हमने? लार्जर वेरिएंस की। जो इन सब में लार्जर वेरिएंस है दैट वी आर गोइंग टू सी के कौन सा लार्जर वेरिएंस है एंड वी हैव टू डील विद। हमने सारे के सारे वेरिएंस नहीं देखने बिकॉज हमने अभी तक 6 वेरिएंस ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं जिसपे हम लोग बात कर रहे हैं। 2 प्राइस क्वांटिटी के थे, 2 लेबर के थे एंड 2 ओवरहेड्स के थे, यानी दैट इंक्लूड्स टू 6 वेरिएंसेस। कितने वेरिएंसेस हैं? 6 वेरिएंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो नाउ स्टैटिकल कंट्रोल चार्ट क्या होते हैं? स्टैटिस्टिकल कंट्रोल किस तरह होते हैं? वार्निंग सिग्नल फॉर इन्वेस्टिगेशन। अब देखें, फेवरेबल लिमिट्स, डिजायर्ड वैल्यूज एंड अनफेवरेबल लिमिट्स, यानी हर एक चीज की एक लिमिट जनरेटेड है। यहां पे हमने वेरिएबल वही मेजरमेंट्स कर दी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने हर एक वेरिएबल की एक मेजरमेंट सी लगा दी। क्या कर दिया हमने? हर वेरिएबल की एक मेजरमेंट सी बना दी कि हाँ जी इतनी मेजरमेंट्स मुझे चाहिए होंगी और इतनी मेजरमेंट्स में हो जाए तो बेहतर है। ठीक है ना? दैट वी आर गोइंग टू सी के कितने का किस तरह से होना चाहिए। ठीक है ना? सो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद द टॉपिक अगेन दैट टॉपिक इज द स्टैटिस्टिकल कंट्रोल चार्ट। वार्निंग सिग्नल फॉर द इन्वेस्टिगेशन। अब क्या हुआ? मेरे पास फेवरेबल लिमिट ये है। मैं इस लाइन को मैं डॉटेड के बजाय क्या करता हूँ? पक्का करता हूँ। मैंने तो डॉटेड डाली थी जस्ट टू शो दैम, और ये मेरे पास अनफेवरेबल लिमिट है मेरे पास है। अब मेरे जितने भी पॉइंट्स यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, कहीं भी रहे, एनी पॉइंट इन देयर, यानी इनमें से कहीं पे भी मेरा पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा हो, तो जब भी मेरे पास पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा होगा तो दैट मीन्स कि यहां पे कहीं भी रहे, लेकिन जैसे ही इससे बाहर जाएंगे दैट बिकम्स अ वार्निंग सिग्नल। ये देखिए, ये भी रेड हो गया, ये भी रेड हो गया, यानी ये जैसी मेरे पास, यानी इन अदर वर्ड्स फेवरेबिलिटी और अनफेवरेबिलिटी दोनों साइड को मैंने एक लिमिट दे देनी है। क्या करना है? मैंने उन दोनों को लिमिट दे देनी है ताकि मुझे पता हो कि हाँ जी इसके अंदर वेरिएंस है दैट इज टॉलरेटेबल। इससे बाहर ऊपर जाएगा या नीचे जाए, कम हो जाएगा इससे नीचे भी, तो तब भी मेरे लिए एक क्वेश्चन रेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेरे लिए एक क्वेश्चन रेज हो जाएगा, यानी जो भी क्वेश्चन है वो सामने नजर आना शुरू हो जाएगा। दैट क्वेश्चन दैट आई हैव, दैट आई कैन सी देम, यानी ये क्वेश्चंस हैं जो हमारे सामने नजर आते हैं, यानी ये क्वेश्चंस हैं जो हमारे सामने क्लियर होते हैं, यानी कि दैट मीन्स कि हमने इस लिमिट के अंदर आना है। जैसे लिमिट से ऊपर जाएगा वो क्या करना शुरू कर देगा? वार्निंग सिग्नल फॉर इन्वेस्टिगेशन देना शुरू कर देगा। क्या कर देगा? वो वार्निंग सिग्नल्स देगा कि हाँ जी जस्ट इन्वेस्टिगेट इट, इट्स गोइंग ऑन द रॉन्ग साइड, यानी ये रॉन्ग मैनर में कहीं और जाने की कोशिश कर रहा है। दैट मीन्स के ये दैट इज द वार्निंग सिग्नल फॉर इन्वेस्टिगेशन। आप वो लिमिट डिफाइन करें, उसके बाद आपको पता लगेगा कि हाँ जी कौन सा वेरिएंस मुझे ठीक करना है, कौन से वेरिएंस खैर जाने दो। अब 2 रुपए का वेरिएंस है दैट डजंट मीन इट्स ऑफ द इंपॉर्टेंट, लेकिन जहां पे 600-800 का वेरिएंस है डेफिनेटली यू हैव टू गो देयर एंड वहां पे उसे एडजस्ट करना है, उसकी रीजन फाइंड करेंगे व्हाई वी आर ऑफ, क्यों ऑफ हुए, किस वजह से ऑफ हुए, बट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्या रीजन है उसके बिहाइंड पे, किस वजह से हम ऑफ हुए और किस वजह से हम डिफरेंट हुए। सो दैट वी आर गोइंग टू सी, तो वी आर गोइंग टू सी अ वार्निंग सिग्नल्स ओवर देयर कि क्या इन्वेस्टिगेशन के वार्निंग सिग्नल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो द वेरिएंस मेजरमेंट, अब ये देखें ये वेरिएंस मेजरमेंट्स हैं जो हम देखते जा रहे हैं। यहाँ पे वेरिएंस है कि कितनी किस लेवल का वेरिएंस एग्जिस्ट कर रहा है। सो एक लिमिट होनी चाहिए दोनों साइड से जिसमें हम कहें कि हाँ जी इसके अंदर हमारा वेरिएंस एक्सेप्टेबल है हमें, यानी इसमें हम एक्सेप्टेबल रखते हैं। नाउ द एडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट, कुछ एडवांटेजेस हैं जो स्टैंडर्ड कॉस्ट के एग्जिस्ट करते हैं, कुछ क्या काफी सारे एडवांटेजेस हैं जो स्टैंडर्ड कॉस्ट के जो नॉर्मली एग्जिस्ट करते हैं। दैट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अब ये मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस भी आती हैं, दैट इज आल्सो बीइंग एन एडवांटेज कि आप कहते हो जी स्टैंडर्ड कॉस्ट है, आप एक्सेप्शनल मैनेजमेंट होती है बिकॉज आप हर स्टैंडर्ड कॉस्ट को देख रहे होते हो। आप तो देखें अगर आपके पास एक बेंचमार्क है तो आपको अंदाजा इजीली हो जाएगा कि क्या टारगेट अचीव हुए नहीं हुए। तो जब मैनेजमेंट ने अगर बेंचमार्क स्टैंडर्ड कॉस्ट बना दी तो उसे आसानी से पता लग जाएगा कि कितनी एक्सेप्शन है, कहां से हमने किधर मूव करना है। तो दैट मीन्स कि हमने जहां भी मूव करेंगे दैट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है। प्रमोट इकोनॉमी एंड एफिशिएंसी, क्या करता है वो? इकोनॉमी और एफिशिएंसी को, यानी एफिशिएंसी मेजर होती है। इफ आई यू आर स्टार्ट सेइंग दैट कि ये फेवरेबल है और ये अनफेवरेबल है, उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपको ये क्लियरली पता लग जाएगा कि हाँ जी ये कितना एफिशिएंट है, कितना इनएफिशिएंट है और इसकी एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है। पता लगने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि दैट यू स्टार्ट इंप्रूविंग दैट थिंग, आप उससे स्ट्रगल करके इसे इंप्रूव करने की कोशिश करते हो। तो जब आप इसे इंप्रूव करने की कोशिश करते हो दैट मीन्स यू आर प्रमोट इकोनॉमी एंड
एफिशिएंसी की तरफ मूव करने के लिए चले जाते हो। तो यहाँ पे जब हम लोग कहते हैं सिंप्लीफाइड बुक कीपिंग, और सबसे ज्यादा अच्छी बात होती है बुक कीपिंग सिंप्लीफाइड होती है। क्यों? आपको इजीली पता लग जाता है। अभी देखे ना, एक ग्राफ बनाया, आपको पता लग गया। ये आप अपने पास बुक्स मेंटेन करते हैं बेस्ड ऑन दीज इक्वेशंस जो हमने 6 वेरिएंसेस की पढ़ी हैं, और उन्हीं वेरिएंसेस की इक्वेशंस की बेस पे हम इवैल्यूएशंस करते हैं कि किस किस तरह से ये आगे जा सकती हैं, किस किस तरह से ये बैक पे आ सकती है। तो दैट वी आर गोइंग टू सी कि किस किस तरह से ये आगे मूव कर सकती है। एनहांस द रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी ये जो वेरिएंस है इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, हु इज द रिस्पॉन्सिबल। अगर वेरिएंस आया, आप प्रोडक्शन मैनेजर से रिलेटेड है, आप प्रोडक्शन मैनेजर को फॉरवर्ड करेंगे। अगर वो किसी और डिपार्टमेंट से रिलेटेड है तो आप उससे किसी और डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर देंगे। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से आगे आप फॉरवर्ड कर देंगे। तो दैट मीन्स आप हर पॉइंट इन टाइम पे आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की तरफ लेके जाते हैं। तो दीज आर द 4 मेजर एडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट की ये 4 मेजर एडवांटेजेस हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। देन पोटेंशियल प्रॉब्लम्स विद स्टैंडर्ड कॉस्ट। जारी बात है, एडवांटेजेस देयर एग्जिस्ट अब पोटेंशियल प्रॉब्लम्स विद द स्टैंडर्ड कॉस्ट, कि स्टैंडर्ड कॉस्ट के अंदर कुछ पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हैं जो भी एग्जिस्ट करती हैं। एम्फसाइज स्टैंडर्ड्स में एक्सक्लूड अदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, यानी एम्फसाइजिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं में एक्सक्लूड अदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि सिर्फ स्टैंडर्ड्स को मर्ज करें तो बहुत सारे और ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं जो स्टैंडर्ड से ऊपर है। अगर मैं कह रहा हूं परफॉर्मेंस को मैंने और इंप्रूव करना है तो मैं तो स्टैंडर्ड्स पे आगे रुक जाऊंगा। मे बी समबडी कैन इंप्रूव मोर देन द स्टैंडर्ड, तो वहां पे आके वो उससे ऊपर जाने की कोशिश नहीं करेगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट में नॉट बी टाइमली, यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्ट रिपोर्ट जो है वो टाइमली कभी नहीं होती, हमेशा जिस टाइम मर्जी है वो दैट कुड बी इंक्लूडेड। इनवैलिड असम्पशंस अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन लेबर कॉस्ट एंड आउटपुट, यानी कि कुछ असम्पशंस दी जाती हैं कि लेबर कॉस्ट और आउटपुट में आपस में लिंक्ड है, लेकिन ये हमेशा होता नहीं है, यानी दीज आर द इनवैलिड असम्पशंस। देन फेवरेबल वेरिएंस में भी मिस इंटरप्रेटेड, यानी फेवरेबल वेरिएंस है उसको भी मिस इंटरप्रेट किया जाता है। जारी बात है, अब अगर अब कोई बंदा अपनी लिमिट से ऊपर चला गया तो डेफिनेटली वो फेवरेबल वेरिएंस है, उसे मिस इंटरप्रेट नहीं किया जाए। एम्फेसिस ऑन नेगेटिव में इंपैक्ट मोरल, यानी कि एम्फेसिस ज्यादा जो है इंपैक्ट किया जाए मोरल पे, क्योंकि जारी बात है आपको यार मैंने पॉजिटिव पिछले महीने किया था, इस दफा अगर नेगेटिव हुआ तो डेफिनेटली आपको यार पिछले महीने तो कुछ नहीं कहा था, इस महीने आप लोग नेगेटिव पे इश्यू आ रहा है, तो दैट मीन्स कि वहां पे आप मोरल को नीचे कर रहे होते हैं। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट मे बी मोर इंपॉर्टेंट देन मीटिंग स्टैंडर्ड्स। हाँ, इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ज्यादा अच्छी बात है कि आप 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 हो रहे हैं। बनस्बत आप 3 पे स्टैंडर्ड है तो सब कुछ 3 पे ही रोका हुआ है, जस्ट वो आपने कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को ब्रेक लगाया हुआ है। दीज आर द पोटेंशियल प्रॉब्लम्स विद स्टैंडर्ड कॉस्ट, कि ये पोटेंशियल प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं विद स्टैंडर्ड कॉस्ट। नाउ द बैलेंस स्कोर कार्ड की तरफ आते हैं। बैलेंस स्कोर कार्ड क्या है? मैनेजमेंट ट्रांसलेट इट्स स्ट्रेटजी इनटू परफॉर्मेंस मेजर दैट एम्प्लॉय अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट, यानी जो मैनेजमेंट है वो अपनी ट्रांसलेट करती है अपनी स्ट्रेटेजी को इनटू परफॉर्मेंस मेजर, यानी कि अपनी स्ट्रेटेजीज को इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस मेजर में लेके आती है कि किस तरह की परफॉर्मेंस हो तो मैं स्ट्रेटेजी मीट हो जाएगी। वो जो स्ट्रेटेजी होती है वो इन टर्म्स ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड फॉर्म में लगाई जाती है ताकि एम्प्लॉय समझ सकें और उसे कबूल कर सकें। परफॉर्मेंस मेजर क्या होते हैं? फाइनेंशियल्स होते हैं, इंटरनल बिजनेस प्रोसेस होते हैं, कस्टमर्स हो सकते हैं, लर्निंग एंड ग्रोथ हो सकती है। ये चारों चीजें एम्प्लॉय में परफॉर्मेंस मेजर होती हैं। अगर ये चारों चीजें इंप्रूव हो रही हैं तो आप स्ट्रेटेजी की तरफ मूव कर रहे हैं, कंपनी की स्ट्रेटेजी में जा रहे हैं, और ये चीजें चारों कितनी इंप्रूव करनी है दैट इज बीइंग गाइडेड बाय बैलेंस स्कोर कार्ड। कौन गाइड करता है इसे? बैलेंस स्कोर कार्ड, यानी इस बैलेंस स्कोर कार्ड इसे गाइड करता है। बैलेंस स्कोर कार्ड फ्रॉम स्ट्रेटेजी टू परफॉर्मेंस मेजर, यानी स्ट्रेटेजी से परफॉर्मेंस मेजर क्या है? परफॉर्मेंस मेजर क्या है? हैव आवर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव्ड, व्हाट आर आवर फाइनेंशियल गोल। अब यहाँ पे क्या विजन क्या है? उससे पहले क्या निकला? व्हाट आर आवर फाइनेंशियल गोल्स, हैव आवर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव्ड। देन what customer do we want to serve and how we are going to win and retain them. Do customer recognize that we are delivering more value? क्या कस्टमर इस चीज को मानते हैं कि वो ज्यादा हम वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं? थर्ड वन विजन स्ट्रेटेजी से व्हाट इंटरनल बिजनेसेस प्रोसेसेस आर क्रिटिकल टू प्रोवाइडिंग वैल्यू टू कस्टमर। कौन से बिजनेस हैं जो क्रिटिकल है कस्टमर की वैल्यू के लिए? इंटरनल बिजनेस हैव वी इम्प्रूव द की बिजनेस प्रोसेसेस सो दैट वी कैन डिलीवर मोर वैल्यू। क्या हमने बिजनेस प्रोसेस इंप्रूव किए ताकि हम वैल्यू डिलीवर कर सकें कस्टमर को? लर्निंग आर वी मेंटेन आर एबिलिटी टू चेंज एंड इंप्रूव। क्या हमारे पास हमने वो एबिलिटी मेंटेन की भी है जो चेंज और इंप्रूव की तरफ जा रही है? तो दीज आर द क्वेश्चंस जो आपके बैलेंस स्कोर कार्ड को लेकर आगे चलते हैं।
द बैलेंस स्कोर कार्ड नॉन फाइनेंशियल, अभी ये सारा फाइनेंशियल मेजर्स थे या स्ट्रेटेजिक मेजर थे, अब यहाँ नॉन फाइनेंशियल मेजर। द बैलेंस स्कोर कार्ड रिलाइज ऑन नॉन फाइनेंशियल मेजर्स इन एडिशन टू फाइनेंशियल मेजर। सिर्फ फाइनेंशियल मेजर्स ही, नॉन फाइनेंशियल मेजर्स भी आपने साथ लेकर चलने, फॉर टू रीजंस। फाइनेंशियल मेजर्स आर लैग इंडिकेटर एट दैट समराइज द रिजल्ट ऑफ पास्ट एक्शंस, यानी कि वो लैग मेजर्स होते हैं जो पिछले फाइनेंशियल डिसीजन हो चुके हैं उसकी बेस पे आगे कर रहा होता है। नॉन फाइनेंशियल मेजर्स लीडिंग, आगे के बता रहा होता है, और वो फ्यूचर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करता है। तो दैट मींस इसीलिए नॉन फाइनेंशियल मेजर्स को भी अकाउंट फॉर करना चाहिए। टॉप मैनेजर्स आर ऑर्डिनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर। टॉप मैनेजर किसके लिए होते हैं? रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल मेजर्स के लिए होते हैं, नॉट लोअर लेवल मैनेजर। सिर्फ टॉप मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नॉन फाइनेंशियल मेजर्स आर मोर लाइकली टू बी अंडरस्टूड एंड कंट्रोल्ड बाय लोअर लेवल मैनेजर। कि नॉन फाइनेंशियल मेजर्स जो है वो ज्यादातर लोअर लेवल समझ सकता है, लेकिन फाइनेंशियल मेजर्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑल द टॉप लेवल्स, नॉट द लोअर लेवल। लोअर लेवल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। Balance scorecard for an individual. The entire organization should have overall balance scorecard. Each individual should have personal balance scorecard. A personal balance scorecard should contain measures that can influence by the individual being evaluated and support the measures in overall balance scorecard. यानी कि it should contain measures that can be influenced by individual, कि जो measure जो influence by individual हो, being evaluated यानी जिन measures पे individual की performance evaluate होगी वो उसमें written हो, and that supports the measures in overall personal balance scorecard. और वही support measures जो है वो overall balance scorecard की measurement में या evaluation में मदद भी दें, यानी वो सारी चीजें लिखी हो जिससे आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। दैट इज नोन एज बैलेंस स्कोरकार्ड। नाउ द बैलेंस स्कोरकार्ड, द बैलेंस स्कोरकार्ड शुड हैव मेजर दैट आर लिंक्ड टुगेदर ऑन कॉज एंड इफेक्ट बेसिस। यानी किस तरह लिंक्ड हो आपस में? ऑन द बेसिस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट बेसिस में, यानी शुड हैव मेजर्स, यानी उसके पास वो मेजर्स हो दैट आर लिंक्ड टुगेदर ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इफ वी इंप्रूव वन परफॉर्मेंस मेजर देन अनदर डिजायर्ड परफॉर्मेंस मेजर विल इंप्रूव। यानी अगर मैंने एक परफॉर्मेंस मेजर आप इंप्रूव कर सकते हैं, द अदर डिजायर्ड परफॉर्मेंस मेजर विल इंप्रूव, वो अगला भी होगा। जब एक हो सकता है तो अगला भी हो सकता है। द बैलेंस स्कोरकार्ड ले आउट कंक्रीट एक्शन टू अटेन डिजायर आउटकम, यानी कि ये पूरा एक कंक्रीट प्लान ऑफ एक्शन बताता है बैलेंस स्कोरकार्ड, कि आपने किस तरह अपना डिजायर्ड आउटकम लेके आना, और कंप्लीट प्लान इसमें रिटर्न होता है। बैलेंस स्कोरकार्ड एंड कंपनसेशन, इंसेंटिव कंपनसेशन शुड बी लिंक्ड टू बैलेंस स्कोरकार्ड, यानी जिस तरह भी इंसेंटिव के ऊपर कंपनसेशन देनी है, दैट शुड आल्सो बी लिंक्ड टू बैलेंस स्कोरकार्ड परफॉर्मेंस मेजर। कि जितनी अच्छी परफॉर्मेंस है तभी आपके पास इंसेंटिव कंपनसेशन देनी चाहिए, अगर अदरवाइज इंसेंटिव कंपनसेशन का फायदा नहीं है। बैलेंस स्कोर कार्ड ऑफ जैगुआर, अब यहां पे देखें जैगुआर की एग्जांपल ले रहे हैं वो, प्रॉफिट देयर इट इज। अब यहां पे देखें हर एक चीज से रिलेटेड है। अब दीज आर रिलेटेड टू फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन पर कार या कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर, दीज आर रिलेटेड टू फाइनेंशियल। नंबर ऑफ कार सोल्ड एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, दीज आर रिलेटेड टू कस्टमर। नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल एंड टाइम टू इंस्टॉल ऑप्शंस, यानी कितनी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यानी कितनी तरह की हम कार बना सकते हैं और कितना टाइम लगेगा। तो दीज आर रिलेटेड टू इंटरनल बिजनेस। एम्प्लॉय स्किल्स इन इंस्टॉलिंग ऑप्शंस, किस तरह के स्किल्स एम्प्लॉयज के एग्जिस्ट करते हैं, दीज आर रिलेटेड टू लर्निंग एंड ग्रोथ। किससे रिलेट करें? लर्निंग एंड ग्रोथ से। नाउ अगेन अब ये देखें स्ट्रेटेजीज आ गई, रिजल्ट्स भी आ गए। अब यहाँ स्ट्रेटेजी क्या है? नंबर ऑफ ऑप्शंस क्या होनी चाहिए अवेलेबल और टाइम्स टू, और यहाँ पे साथ ही एम्प्लॉय स्किल्स कैसी होनी चाहिए। रिजल्ट्स क्या है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन शुड इंक्रीज एंड टाइम शुड डिक्रीज, दिस शुड बी रिजल्ट, कि सेटिस्फैक्शन इंक्रीज करनी चाहिए और टाइम डिक्रीज करना चाहिए। तो दीज आर नोन एज ऑन द लेफ्ट साइड दैट इज द स्ट्रेटेजी एंड द राइट साइड दैट इज द रिजल्ट्स, यानी लेफ्ट साइड पे स्ट्रेटेजीज है और राइट साइड पे रिजल्ट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। नाउ रिजल्ट्स, कार सोल्ड इंक्रीज, अब यहां पे रिजल्ट क्या हो रहा है? कार ज्यादा बिकी है, कार ज्यादा सोल्ड हो रही है। देन फर्दर अगेन कंट्रीब्यूशन इंक्रीजेस, कंट्रीब्यूशन ऑल्सो इंक्रीजेस। जब यहां पे हमने टाइम डिक्रीज किया तो सेटिस्फैक्शन इंक्रीज कर गई, सेटिस्फैक्शन इंक्रीज की तो कंट्रीब्यूशन इंक्रीज कर गया। देन प्रॉफिट ऑल्सो इंक्रीजेस, और प्रॉफिट भी साथ ही हमारा क्या हो गया? ऑलरेडी इंक्रीज कर गया। इफ नंबर ऑफ कार्स सोल्ड एंड कंट्रीब्यूशन पर कार इंक्रीजेस, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा, कि ज्यादा कार्स बिकी है, ज्यादा कंट्रीब्यूशन हुआ है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट ज्यादा तो आने ज्यादा हो जाएगा, प्रॉफिट वुड बी इंक्रीज, यानी प्रॉफिट ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। नाउ एडवांटेजेस ऑफ ग्राफिक फीडबैक, यानी किसका ज्यादा? दैट इज ऑन द ग्राफिक फीडबैक। द ग्राफिक फीडबैक दैट मींस
दैट्स अ बिट टाइपो एरर ओवर देयर, दैट इज द ग्राफिक फीडबैक, ठीक है ना। तो यहां पे आ गया व्हेन इंटरप्रेटिंग इट्स परफॉर्मेंस, यानी क्या हो रहा है, व्हेन इंटरप्रेट करें इसकी परफॉर्मेंस, जैगुआर विल लुक फॉर कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, किसी तरह इंप्रूव करना चाहिए कंटिन्यूअल, इट इज इजियर टू स्पॉट ट्रेंड और यूजुअल परफॉर्मेंस इफ दीज डाटा आर प्रेजेंटेड, यानी कि वो क्या है, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह ही चल रहा है, लेकिन इसे किस तरफ जाना चाहिए, टुवर्ड्स द कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की तरफ जाना चाहिए। किस तरफ जाना चाहिए, उसे कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट्स की तरफ चलना चाहिए, और जब वो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पे जाएगा तो देन इट वुड बी आवर राइट वन। Continuous improvement is necessary when we talk about any of the graphical feedback. If graphical feedback की बात करेंगे तो there should be a both thing that is known as graphical feedback. Then delivery performance measures, किसकी तरफ आ रहे हैं हम, delivery performance को किस तरह measure करना है और कैसे measure करना है। Order received आ गई, यानी जब आपको order receive हुआ that is the wait time. Then production has been started, उसमें क्या है, प्रोसेस टाइम, इंस्पेक्शन टाइम, मूव टाइम, क्यू टाइम, एवरीथिंग आया एंड द गुड्स बीइंग शिफ्ट। इस टाइम को कहते हैं, जब वेट टाइम के अलावा, वेट टाइम नहीं, प्रोसेस से लेके डिलीवरी तक, क्यू टाइम तक, उसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज थ्रूपुट ऑप्शन। क्या कहते हैं, थ्रूपुट टाइम, क्या कहते हैं उसे हम, थ्रूपुट टाइम। और जब हम डिलीवरी साइकिल टाइम कहते हैं तो दैट मींस इट्स अ कंप्लीट टाइम, इसे कहते हैं पूरा टाइम। तो प्रोसेस टाइम इज द ओनली वैल्यू एडेड टाइम, यानी प्रोसेस टाइम क्या होता है, दैट इज द ओनली वैल्यू एडेड टाइम, कि ये हमारा क्या है, वैल्यू एडेड टाइम है, दैट इज नोन एज प्रोसेस टाइम। यानी प्रोसेस टाइम इज आर वैल्यू एडेड टाइम, कि जिसमें हमने वैल्यू ऐड की है। तो जितना भी वैल्यू एडेड टाइम होता है उसे थ्रूपुट टाइम भी कहते हैं, और डिलीवरी टाइम क्या होता है, जिसमें वेट टाइम भी इंक्लूडेड होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी क्या होती है, प्रोसेस टाइम को हमने यहां इंक्लूड किया, दैट इज वैल्यू एडेड, और मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम डिवाइड कर दिया उसे हमने मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम, यानी टोटल कितने टाइम में मैन्युफैक्चरिंग साइकिल हुई है। तो दैट मींस कि हमने कहा जी मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी इंक्लूड हो गई है। तो ये हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी सामने आ गई है। A TQM team at Norton Corp has recorded the following average time for production: wait 3.3 days, inspection 4, process 0.2, move 0.5 and Q 9.3. What is the throughput time? Wait निकाल के सारे ऐड कर दें तो क्या आएगा, 9.3, 9.8, 10, 10.4. तो 10.4 would be the right one because वो सारा का सारा आपका throughput time होगा. Then again a quick check. A TQM team at Norton Corporation has recorded the following average time for production. Wait, again, what is the manufacturing cycle efficiency? कैसे निकलेगी? Again the dividing. Process time निकालें 0.2 है, तो यहाँ पे 0.2 डिवाइड बाय 10.4, यानी टोटल प्रो, यानी कि उसे साइकिलिंग की जो एफिशिएंसी है उस सारी साइकिल को हमने इसमें एड अप कर लिया। तो हमारे पास क्या चीज आ रही थी, दैट इज 10.4. अगेन वेट टाइम नहीं आया इसके अंदर, दैट इज सेपरेट थिंग, ये सेपरेट थिंग है, वो सेपरेट ही रहेगी, ठीक है ना। सो वैल्यू एडेड टाइम डिवाइड बाय थ्रूपुट टाइम, यानी जितना भी वैल्यू एडेड टाइम है उसे हम क्या कहेंगे, डिवाइड कर देंगे थ्रूपुट टाइम से। तो ये हमारे पास आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी। अगेन a TQM team at Norton को अगेन द सेम, व्हाट इज द डिलीवरी साइकिल टाइम, कितना डिलीवरी साइकिल टाइम है, तो कैसे निकलेगा, देखिएगा, डिलीवरी वेट टाइम प्लस थ्रूपुट टाइम, क्या है टोटल, वेट टाइम प्लस थ्रूपुट टाइम, दैट इज 13.4 डेज जो हमारे पास डिलीवरी टाइम एग्जिस्ट कर रहा है। देन जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द मटेरियल्स। अब यहाँ पे देखिए हमने हर एक चीज को सेपरेट रखा हुआ है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे अलग अलग आ रहा है, लेबर की भी आ रही है यहाँ पे हमने मटेरियल की भी आ गई है दोनों, और उसके बाद स्पेंडिंग वेरिएंस भी आ रहे हैं, लेबर की भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, सारी की सारी हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है। नाउ लेट्स प्रिपेयर द एंट्रीज, वी विल यूज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ग्लेशियर पीक आउटफिटर एक्सप्लेन प्रेजेंटेड अर्लियर इन दिस चैप्टर फॉर दिस इलस्ट्रेट, जो हमने इलस्ट्रेशन हम करते रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ जर्नल एंट्रीज। अब सब कुछ अनफेवरेबल था, ज्यादातर आपने देखा था अनफेवरेबल चीजें ज्यादा थी, तो अनफेवरेबल जब ज्यादा चीज से जारी बात है सीजीएस बढ़ेगा और हमने सीजीएस को बढ़ाते ही जाना होगा, ठीक है ना। तो कैसे बन रहा होगा, देखिए रॉ मटेरियल 1050, मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना था 21 था, अकाउंट पेबल कितना आ गया, दैट इज 1029 टू रिकॉर्ड दैट, यानी उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमने क्या किया 1029 हमने पुट कर दिया, पुट द परचेज ऑफ मटेरियल, यानी परचेज ऑफ मटेरियल की है, जो एडिशनल परचेज की हमने मटेरियल वो इस तरह हमने रख दिया, यानी और प्राइस वेरिएंस कितना आ रहा था, दैट इज ऑफ 21, जैसे अभी बैक पे भी लिखा है दैट इज 21 का प्राइस वेरिएंस कितना आ रहा है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस दैट इज 21 का आ रहा है। एंड देन वर्क इन प्रोसेस में कितना 1000 की गई है, और क्वांटिटी वेरिएंस कितना था, दैट इज ऑफ 50, यानी क्वांटिटी वेरिएंस कितना आ गया 50 का, यानी इतना क्वांटिटी वेरिएंस था। तो इसका मतलब है हमें एडिशनल किस में भेजना पड़ेगा, वर्क इन प्रोसेस में भेजना पड़ेगा। तो रॉ मटेरियल कितना निकला 1050, कितना निकला हमारे पास 1050 हमारे पास क्वांटिटी में निकला, और ये हमारे पास एडिशनल कॉस्ट बढ़ती जा रही है।
देन वर्क इन प्रोसेस, लेबर रेट और एफिशिएंसी वेरिएंस दोनों किस में जाएंगे? एडिशनल। अनफेवरेबल था ना, तो ज्यादा वेरिएबल लगाना पड़ेगा, लेबर एफिशिएंसी लगानी पड़ेगी। सो दैट मींस 1250 और 1000 दोनों आ गए, तो 24,000। वेजेस पेएबल कितना आ गया? 26,250। Now, recording variable manufacturing overhead variance. Variance manufacturing overhead variance are usually not recorded in the account separately, but are determined as a part. यानी कि variable उसे as a part ही किया जाता है, and general analysis for overhead that covered in the following one. So cost flow is in the standard cost system is also there. Inventory are recorded as standard cost. Variance are recorded as follow. Favorable variance are credit representing saving in production cost. Unfavorable will always be on debit side, representing excess of production cost. यानी अब क्रेडिट कब होना है इसने? जब हमने सीजीएस को डालना है। फेवरेबल होगा तो इसने क्या होना है जी? देन इट बिकम्स टुवर्ड्स द डेबिट साइड, और वो नेक्स्ट चीज क्या होगी? दैट इज ऑन द क्रेडिट साइड। यानी कि हमने उस चीज को, प्रोडक्शन कॉस्ट को, एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट को हमने सामने लेकर आना है, यानी कि एक चीज को सीजीएस में से हमने निकालना है। स्टैंडर्ड कॉस्ट वेरिएंस आर यूजुअली क्लोज्ड इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो मैं शुरू में बात करता। अनफेवरेबल इंक्रीजेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फेवरेबल डिक्रीजेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. So that's the end of the lecture number 17. What we have studied is the overall labor rate variance, efficiency variance, and then also being spending variance and your overall efficiency variance. And then what we have studied is the balance scorecard. Balance scorecard किस तरह हम लोग maintain करते हैं, उनका reason क्या होती है. Then also identified the journal entries regarding the variances. So that's the end of the today's lecture number 17. Allah Hafiz.